जो हमारे ही प्रदेश के रहने वाले हैं, ऊर्जावान, उत्साहित और हमेशा जमीन से जुड़कर काम करने वाले एक कार्यकर्ता आज राजस्थान का प्रतिनिधित्व एग्रीकल्चर के क्षेत्र में कर रहे हैं। और जो वर्तमान में जिस तरीके से प्रतिपक्ष के नाते भी और अन्य दल भी किसानों के हित में लिए गए ऐतिहासिक निर्णयों का अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए, अपनी राजनीति को चमकाने के लिए गलत तरीके का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, इसी विषय के ऊपर आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सम्माननीय कैलाश जी चौधरी से मैं आग्रह करूंगा कि इन लोकसभा और राज्यसभा में जो बिल पारित किए गए, इन बिलों की वास्तविकता और इन बिलों से आने वाले समय में किसानों को कितना लाभ मिलेगा, किसानों को कितनी आज़ादी मिलेगी और किसानों की आमदनी में कितनी वृद्धि होगी, इस बारे में आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। मैं सम्माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि आप सभी को वो संबोधित करें और इस बिलों के बारे में जो भ्रम फैलाया जा रहा है उस भ्रम को भी दूर करने का प्रयास करें। माननीय कैलाश जी। धन्यवाद। हमारे बीच हमारे प्रदेश के प्रवक्ता और हमारे विधायक माननीय रामलाल जी शर्मा साहब और सभी पदाधिकारीगण और सभी मीडिया के मेरे भाइयों, आज कृषि से संबंधित जो भारत सरकार ने अभी लोकसभा और राज्यसभा में जो कृषि के अंदर क्रांतिकारी बदलाव और किसानों के लिए लाभकारी बिलों का जो लाए और जो पास हुए, जिसमें कृषि उपज व्यापार से संबंधित एक बिल है और दूसरा कीमत आश्वासन है। और ये बिल आने वाले समय में किसान के लिए क्रांतिकारी परिवर्तन लाएंगे और किसान आत्मनिर्भर बनेगा। कृषि के अंदर जो व्यापार से संबंधित बिल है, उस बिल के बारे में ये किसानों के लिए, जब हम मंडी के अंदर जाते थे तो उस समय किसान को ये स्वतंत्रता नहीं थी कि वो अपने उपज को कहीं दूसरे स्थान पर जहाँ अधिक रेट मिलती है वहाँ पर नहीं बेच पाता था और वो सिर्फ अपने नज़दीक की मंडी के अंदर ही अपने जिन्स को बेचने के लिए विवश होना पड़ता था। और किसान को इस बात की आज़ादी नहीं थी कि वो अपने उत्पादन को किसी अन्य राज्य में बेचे या वो अपने पास के किसी जिले में बेच सके। 70 साल बाद किसान को इस एक्ट के पास होने के बाद अब ये आज़ादी मिली है कि वो अपने उत्पादन को देश के किसी भी कोने के अंदर मनचाही रेट के ऊपर और मनचाही स्थान पर और जहाँ अधिक रेट मिले वहाँ पर वो बेच सकता है। तो इस कानून में ये प्रावधान किया गया। और जिस तरह से आड़तियों के द्वारा जो टैक्स वसूला जाता था किसान से, अब इस कानून के पास होने के बाद अब किसान से मनचाहा टैक्स नहीं वसूल पाएंगे। पंजाब के अंदर 8.5% टैक्स वसूला जाता है किसान से। इस कानून में यह बाध्यता थी कि किसान अपने उत्पादन को मंडी में ले जाए और वहाँ ले जाने के बाद वहाँ जो फिक्स ट्रेडर है जिनके पास रजिस्ट्रेशन है, वही रजिस्ट्रेशन वाले जो आड़ती हैं वो वहाँ पर बोली लगाते, अपने अनाज को वो ले जाकर वहाँ रखता
और रखने के बाद उसकी बोली लगने के बाद उसकी रेट जो तय होती उस पर उसको देना पड़ता था। कई बार किसान के सामने ये समस्या आती थी कि वो औने पौने दाम के अंदर भी उसको बेच के जाना पड़ता था, और उसके पीछे कारण ये था कि मंडी के अंदर वो अपने उत्पादन को लेके गया और उस समय अगर उसको अच्छी रेट नहीं मिली बोली के अंदर, तो उस रात शाम का इंतजार करता कि शायद मुझे शाम को अच्छी रेट मिलेगी, और लेकिन शाम को जब उसको रेट नहीं मिलती तो उसको पता है कि अगर मैं इस अपनी उपज को या मैं लेकर वापस अगर अपने गांव गया या अपने खेत के अंदर लेके गया तो मुझे वापस जाने का ट्रांसपोर्टेशन खर्चा, वापस उसको उसी मंडी में लाना, उसका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, ये सारा उसी को देना होगा। तो इसलिए उसको मजबूरी के अंदर जो आड़तिया रेट देता था उसी रेट के अंदर वो बेच के जाता था। और दूसरा, उसके अंदर ये कोई उसके पास गारंटी नहीं होती थी कि वो उस उत्पादन का उसको सही रेट मिले और सही समय पर मिले। इस कानून के अंदर ये प्रावधान किया गया है कि किसान अपने उत्पादन का उसके जब वो अपना उत्पादन को बेचेगा तो उसके 3 दिन के भीतर भीतर उसको पेमेंट देना ही होगा। ये 3 दिन देने का प्रावधान इसलिए रखा है कि अगर हो सकता है कि उस दिन शनिवार हो या रविवार हो, तो उस दिन परिस्थितियां ऐसी हो सकती है कि वो उस समय नहीं दे पाए ट्रेडर, तो ऐसी स्थिति में अधिकतम 3 दिन का रखा है। तो ये 3 दिन अधिकतम किसान के लिए इसमें सुविधा की गई है। और इसके अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि अब इसमें किसान को प्योरली कानून में 3 दिन का प्रावधान कर दिया है, और मंडी से बाहर बेचने के लिए वो अब स्वतंत्र हो चुका है। अब किसान अपने उत्पादन को अपने खेत से या अपने घर से या अपने वेयरहाउस से या कोल्ड स्टोरेज से देश के किसी भी कोने के अंदर किसी भी स्थान पर और किसी भी व्यक्ति को बेच सकता है जिसके पास में पैन कार्ड है। पैन कार्ड धारक कोई भी होगा तो उसको इसके अंदर, कानून के अंदर वो बेच सकता है और उसको 3 दिन के अंदर अंदर उसका भुगतान हो जाएगा। ऐसी इस कानून में गारंटी भी की गई है। और ये सारी व्यवस्था करने से आज ये किसान को आने वाले में एक तो लाभ होगा कि स्पर्धा बढ़ेगी, जहां मंडी के अंदर बेचने वाले जो ट्रेडर होंगे तथा बाहर जो व्यापारी होंगे उनके बीच में एक ये होगा कि अंदर रेट अधिक है या अंदर कम है, बाहर अधिक मिल रही है। तो इसमें किसान स्वतंत्र है कि किसान अगर चाहे तो अपने उत्पादन को मंडी के अंदर बेचे जहां उसको अगर अधिक रेट अंदर मिलती है तो, और मंडी परिधि के बाहर अगर उसको ज्यादा रेट मिलती है तो वो बाहर बेच सकता है। तो इससे स्पर्धा भी बढ़ेगी जिससे किसान को लाभ होगा। टैक्स में भी कमी आएगी, टैक्स का भुगतान नहीं करना पड़ेगा क्योंकि मंडी के परिधि के बाहर न तो राज्य सरकार टैक्स वसूल कर सकती है किसान से और न ही केंद्र सरकार वसूल कर सकती है। तो टैक्स में भी कमी आएगी और सबसे बड़ा परिवहन जो करने के लिए किसान मंडी तक ले जाता है तो परिवहन की भी समस्या का समाधान किसान के लिए होगा। और उसके अंदर किसान के खेत के अंदर आने वाले समय के अंदर व्यापारी आएंगे और वहां पर जो उसको रेट उसको किसान की स्वयं तय करेगा, उस रेट के आधार पर वो व्यापारी किसान के उत्पादन को, किसान की फसल को लेके जाएगा। ये कानून के अंदर प्रावधान किया गया। और दूसरा जो कानून बनाया है जिसके अंदर कीमत आश्वासन का जो कानून है
उस कानून के अंदर भी किसान को ये आश्वस्त किया जाता है कि किसान की फसल बोने से पहले उसको अपनी फसल की एक सही कीमत मिल जाए। इस दृष्टि से उसको पहले से ही ये आश्वस्त कर दिया जाता है। इस कानून में ये प्रावधान किया गया है। इस कानून के अंदर किसान अपने उत्पादन को जो रेट वो तय करेगा और करारकर्ता के साथ में जो रेट तय होगी उसका एक एग्रीमेंट होगा दोनों किसान और करारकर्ता के बीच में, और दोनों के बीच में जो एग्रीमेंट होगा उसके अंदर अपनी फसल की किस्म कौन सी है, कौन सी फसल है और किस रेट के ऊपर वो फसल कटने के बाद में व्यापारी को देगा, तो उसका एक करार तय हो जाएगा जिसमें 100 रुपए के स्टाम्प पर यह करार किया जाएगा। और अभी कुछ राज्यों के अंदर ये कानून चल भी रहा है और कई जगह पर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के द्वारा किसान और व्यापारियों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट करके खरीद की फसल की बेचान और क्रय भी किया जाता है। तो इस तरह से ये कानून के अंदर पूरे देश के अंदर एक कानून बने, इस दृष्टि से ये कि मूल्य आश्वासन का जो कीमत आश्वासन फसल की है उसके लिए कानून बनाया गया है। इसके अंदर किसान को पूर्ण रूप से सिक्योर किया गया है आज तक जो कानून था, क्योंकि उसके पास न तो कानून का कोई प्रावधान था। अभी जो एग्रीमेंट होता था किसान और व्यापारी के बीच में, तो उसके अंदर अगर कोई व्यापारी उसके साथ में फसल लेने से मना कर दे या धोखा कर दे तो वो कानूनी दृष्टि से अपने न्यायालय के अंदर नहीं जा सकता था, क्योंकि कानून में ये प्रावधान था कि उसको अपना उत्पादन उसकी नजदीकी मंडी में ही बेचना है। तो फिर वो कानूनी दृष्टि से भी वो अपने जो अधिकार है उसके लिए कोर्ट में नहीं जा सकता था। लेकिन ये कानून बनने के बाद अब किसान अपना जो एग्रीमेंट है उसके आधार पर उसको ये पूर्ण रूप से कवर किया गया है कि किसान के हितों का पूरा ध्यान रखा गया है इस कानून के तहत। इसमें मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताऊंगा कि अगर किसी व्यापारी ने और किसान ने ये करार किया कि जैसे उदाहरण के तौर पर किन्नू है और किन्नू की रेट 10 रुपए तय कर दी गई, फसल कटने के बाद मैं 10 रुपए के अंदर अपने किन्नू को बेचूंगा और ये एग्रीमेंट में हो गया। और उसके बाद जब फसल कटी और उस समय अगर रेट नीचे आ जाती है, रेट अगर 5 रुपए या 6 रुपए हो जाती है, तो ऐसे समय के अंदर व्यापारी को जो करार उसने 10 रुपए के अंदर किया है उस 10 रुपए के अंदर खरीदना ही होगा। और वो अगर नहीं खरीदता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये कानून में प्रावधान किया गया है। वहीं अगर किसान फसल के समय में अगर रेट बढ़ जाती है और जब कटाई हुई और उस समय अगर किन्नू का रेट 15 रुपए या 20 रुपए किलो मार्केट में हो जाता है, तो ऐसे समय में किसान का भी मन बदल सकता है, क्योंकि आसपास के अंदर अधिक रेट के अंदर किन्नू बिक रहा है, तो उसको भी लगेगा कि मैंने करार कम में कर लिया है तो मैं मेरे उत्पादन को दूसरी जगह बेचूं। तो ऐसे समय में किसान को ये स्वतंत्र रखा गया है कि किसान पहले अगर वो चाहे तो किसी और दूसरे व्यापारी के साथ वो बेच सकता है, उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती। ये किसान को इसमें सिक्योर किया गया है। और इसमें यह भी किया गया है कि कानून के अंदर अगर कोई एग्रीमेंट के शर्तों के ऊपर पूर्ण नहीं करता है और उस समय अगर किसान कोर्ट के अंदर जाएगा
तो उसका हमने जो नज़दीक का जो रखा है वो स्थान जुडिशियल पावर अगर किसी के पास है तो वो एसडीएम के पास है। तो एसडीएम के पास में ये पावर दिए गए इस कानून के अंदर कि इसकी सुनवाई करे और सुनवाई 30 दिन के अंदर अंदर उसको निर्णय देना ही होगा। और 30 दिन के अंदर कानून के अंदर ये रखा गया है। उसके अंदर एक ये भी प्रावधान किया गया है कि किसान और व्यापारी दोनों दो अपने पंच दे सकते हैं। 2 किसान से नाम लिए जाएंगे और 2 व्यापारी से नाम लिए जाएंगे और उन चारों का एक बोर्ड बनेगा और उसके साथ में व्यापारी और वो किसान भी रहेगा। इनको 10 या 15 दिन या 5 दिन का जो भी निर्धारित उनका समय होगा उसके आधार पर उनको ये पावर दिया गया है कि आप दोनों बैठकर सुलह कर लो और सुलह करने के बाद में फैसला हो जाता है तो ठीक। और अगर सुलह नहीं होती है तो ऐसी स्थिति के अंदर एसडीएम अपना चुना जो निर्णय देगा और वो निर्णय जो होगा उसके अंदर अगर उसके अंदर व्यापारी के खिलाफ कानून अगर जाता है उसके अंदर उसने अगर किसान के साथ में अगर एग्रीमेंट का करार के अनुसार उसने अगर खरीद नहीं की है तो व्यापारी को जितना उत्पादन है उसका 250% यानी 150% तक जुर्माना भी उसके ऊपर लग सकता है। ये कानून में प्रावधान किया है। और वहीं अगर किसान का अगर कुछ भी अगर उसके अंदर मान लो उसने एडवांस में कुछ बीज लिए हैं या उसने नगद में कुछ पैसा अगर लिया है उस व्यापारी से तो वो जितना बनता है वो उसको वापस देना होगा और उसमें भी ब्याज का कोई प्रावधान नहीं होगा और उसके बाद में वो उसको दे सकता है और वो भी किसान उसका फैसला होगा एसडीएम। तो उसमें जमीन का कोई भी उसके अंदर जमीन से लेकर उनको देने का कोई प्रावधान नहीं है। वसूली का कोई जमीन से संबंधित रिकवरी नहीं निकाल सकता एसडीएम और उसमें सिर्फ और सिर्फ वो किसान से ये कह सकता है। किसान कह देगा कि मेरे को अगली जो फसल आएगी उसके ऊपर मैं पैसा दूंगा या उससे अगली फसल आएगी तब तक मैं किस्तों के अंदर दूंगा। तो वो जो उसने एडवांस लिया है वो उसको वापस लौटाना है और इसमें किसान के विरोध में कोई निर्णय नहीं आ सकता। ये इस कानून के अंदर प्रावधान किया गया है। और इसमें एक भ्रांति ये फैलाई जा रही है कि बड़े घराने कॉर्पोरेट जगत के लोग आएंगे जमीन पर अतिक्रमण कर लेंगे। मैं इसके बारे में आपको क्लियर कह दूं कि इस कानून में जमीन से संबंधित कोई एग्रीमेंट में नहीं लिखा जाएगा। न तो वो बटाई पर ले सकता है न वो कोई दूसरा उसके जमीन से संबंधित कोई रजिस्ट्री हो सकती है न कोई एग्रीमेंट जमीन से संबंधित होगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ जो एग्रीमेंट होगा वो सिर्फ उसकी फसल का एग्रीमेंट होगा। उससे जमीन से संबंधित कोई भी उसके अंदर प्रावधान नहीं किया गया है कि जमीन से संबंधित होगा। तो जब किसान की ही जमीन रहेगी, जमीन पर खेती ही किसान ही करेगा तो कॉर्पोरेट जगत का क्या लेना देना। वो तो सिर्फ उसकी जो फसल है उसकी कटने के बाद उसको देना, इतना ही एग्रीमेंट है इसके अंदर। तो इस तरह से ये जो कानून बना है ये किसानों को इस बात की गारंटी देता है कि मूल्य के जो आपने तय किया वो फसल कटने के बाद आपको रेट मिलेगी। तो इस तरह से ये कानूनों के अंदर प्रावधान किया गया। और इसमें अगर कोई किसान के खेत के अंदर कोई उसने इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया, अगर उस जिस ट्रेडर है वो अगर कोई व्यापारी आता है और वो वहाँ पर कोई कोल्ड स्टोरेज उसके खेत के अंदर बना देता है या कोई वेयर हाउस बनाता है या किसी कोई रूम बना कर दे देता है और कि ये काम आएगा उनके काम में लेने के लिए, और उसमें अगर वो उसका करार जब खत्म हो जाएगा 2 साल या 1 साल जो भी एग्रीमेंट उसके अनुसार, उसके बाद में वो जो उसने इंफ्रास्ट्रक्चर उसके ऊपर जो मकान बिल्डिंग खड़ी की है अगर, तो या तो वो अपना लेकर वापस जाए और अगर
उसके बाद में अगर किसान वो चाहता कि नहीं मैं इसको ले जाना नहीं चाहता, वहीं रखना चाहता हूं क्योंकि ले जाने उसको तोड़ने का खर्चा उसके ऊपर हो सकता ज्यादा हो, तो ऐसे समय में कि वो वहीं पर छोड़कर जाएगा। लेकिन किसान से ये नहीं कह सकता कि मैं तेरे यहाँ पर ये इंफ्रास्ट्रक्चर छोड़ के जा रहा हूं, तुझे आधी कीमत देनी पड़ेगी या 25% देनी पड़ेगी या 1% देनी पड़ेगी। वो किसान से वसूल नहीं कर सकता, वो किसान का ही रहेगा, या तो लेके जाए या वहां छोड़ के जाए। तो इस तरह से कानूनों के अंदर माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने इस कानून को बनाया है और इसमें रात भर और घंटों घंटों इसके ऊपर किसानों के हित में ये कानून का प्रावधान किया गया है। और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब से सरकार बनी है तो निरंतर नए नए कानूनों के तहत, चाहे वो किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे युवा हो, हर दृष्टि से नए नए कानून बनाकर देश के अंदर भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रयास जारी है। आज चाहे आत्मनिर्भर भारत की बात हो तो आज, और चाहे किसान सम्मान निधि का विषय हो और चाहे बजट का विषय हो, आज बजट के अंदर मैं बताना चाहूंगा कि ये जो विपक्ष के लोग हंगामा कर रहे हैं, आज विपक्ष के लोग वो अपना बजट उठाकर देखें, उनके बजट के अंदर जो टोटल पैसा होता था 2009-10 के आसपास जो बजट होता था वो लगभग 12 या 13 हजार करोड़ रुपए भारत की कृषि के अंदर उनका होता था। लेकिन आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि आज भारत का कृषि का जो बजट है नरेंद्र मोदी जी की सरकार में, वो एक साल का 1,34,000 करोड़ है, जो उनसे कितने ही अधिक गुना कह सकता हूं कि कृषि का बजट है। तो इससे साफ जाहिर होता है, और उसमें से भी 75,000 करोड़ डायरेक्ट किसान के खाते में जाते हैं, किसान सम्मान निधि के तौर पर डायरेक्ट किसान को बेनिफिट होता है। और जो 6 से 2,000 की किस्त के अंदर प्रति वर्ष किसान को 6,000 रुपए दिए जा रहे हैं। और चाहे एमएसपी का विषय हो, तो आज एमएसपी भी आपने देखा होगा कि हमारी रबी की फसल की एमएसपी घोषित कर दी गई। हमारे प्रधानमंत्री जी अध्यक्षता में जो एमएसपी थी, उस एमएसपी के अंदर जो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अंदर स्वामीनाथन जी ने कहा था कि किसान को अपनी जो लागत है उससे 1.5 गुना मिले, तो उसके आधार पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसकी 1.5 गुना लागत करते हुए आज एमएसपी किसानों को दी जा रही है। और आपने देखा होगा अभी भी इस बिल के बाद एमएसपी की जो रबी की फसल की है उसकी घोषणा कर दी गई है। और आप देख लें कि कांग्रेस के समय में कितनी एमएसपी थी और भारतीय जनता पार्टी की अभी जो यूपीए की एनडीए की सरकार है उसके अंदर कितना है। तो इस तरह से मैं ये कह सकता हूं कि आने वाले समय में किसानों के लिए ये सरकार निरंतर किसानों के हित के फैसले करती जा रही है। और आने वाले समय के अंदर निश्चित रूप से जो 10,000 एफपीओ बनेंगे, जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनेंगे, और उससे किसान समूह बनाकर और पूरे देश के अंदर किसान अपने उत्पादन को एक जगह लाकर और उसकी प्रोसेसिंग करके और वो उसकी वैल्यू को बढ़ाकर और मार्केटिंग करेगा तो उसका रेट उसको अधिक मिलेगा। इस तरह से 10,000 एफपीओ बनाने का विषय हो, और चाहे आत्मनिर्भर भारत के अंदर जो पैकेज की घोषणा की है 1 लाख करोड़ रुपए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, ये 1 लाख करोड़ रुपए किसान के खेत में और किसान के गांव गांव जब जाएगा तो किसान अपनी खुद की प्रोसेसिंग लगाएगा, किसान एफपीओ बनाकर और उसकी प्रोसेसिंग यूनिट लगाएगा, तो उससे किसान को लाभ मिलेगा। ये जो सारे बिल हैं, ये कमोडिटी एक्ट और ये तीनों जो बिल हैं, इन तीनों को मिलाकर इनका एक दूसरे के साथ जुड़ाव है और इसमें एफपीओ बनाए तो किसान अपने उत्पादन को, अगर आज के कानून के अनुसार जो पहले का कानून बना हुआ था, उस कानून में तो ये था कि किसान अपने उत्पादन को मंडी में बेचे और फिर एफपीओ बनाने वाले जो उनका प्रोसेसिंग यूनिट अगर बनाएगा तो फिर क्या मंडी से वो वापस टैक्स चुकाकर खरीद के लाकर वहां प्रोसेसिंग करेगा। इसलिए ये कानून लाना जरूरी था कि देश के किसान को आत्मनिर्भर बनाना है। मेरे देश के युवाओं को जो किसान है उनको रोजगार कैसे मिले गांव के अंदर, इस दृष्टि से ये कानून लाए गए हैं और इन कानूनों से आने वाले समय के अंदर किसान आत्मनिर्भर बनेगा।
और किसान आत्मनिर्भर बनेगा तभी देश आत्मनिर्भर होगा। इस दृष्टि से प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी निरंतर काम करते जा रहे हैं और मैं ये कह सकता हूं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से किसान मजबूत होगा, किसान आत्मनिर्भर होगा और किसान सशक्त होगा। और किसानों के हित के अंदर ये लाए गए बिल हैं और विपक्ष जिस तरह से हंगामा करके और देश के अंदर एक अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहा है, मैं उस विपक्ष से कहना चाहूंगा कि जो बिलों की आप विरोध कर रहे हो वो चुनाव के घोषणा पत्र में आपके भी तो था, आप में वो मादा नहीं था, आपके पहले वाले घोषणा पत्र में भी था, 2009 के घोषणा पत्र के अंदर भी था, 2019 के अंदर जो उसमें घोषणा पत्र में इन्होंने था, लेकिन हमारे घोषणा पत्र के अंदर भी था, हमने इसको क्रियान्वित किया। लेकिन वो जिस तरह से विरोध कर रहे हैं इसका मतलब ये हुआ कि वो जो उन्होंने घोषणा पत्र में वादे जो जनता से किए थे, क्या वो आज ये कह सकते हैं कि हमने उस समय जो घोषणा पत्र में वादे किए थे वो हमने झूठे किए थे, जनता से वादे किए थे, हम सत्ता में आते तो वो वादे पूरे नहीं करते। इसलिए मैं अगर कहूं लोकल भाषा में तो ये वही कर रहे हैं जैसा कि थूक कर चाटना। विपक्ष जो कर रहा है वो आज वही काम कर रहा है जो उनके चुनावी घोषणा पत्र में था और हमारे भी घोषणा पत्र में था, हमने उसको क्रियान्वित किया है। और इसी बिलों के माध्यम से आने वाले समय के अंदर किसान मजबूत होगा, किसानों के लिए क्रांतिकारी ये बिल होंगे, क्रांतिकारी परिवर्तन होगा। और गांव के अंदर जो लोग खेती छोड़कर शहर की ओर चले गए थे, आने वाले समय पुनः वो मेरे युवा साथी गांव में आएंगे और गांव मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा, देश आत्मनिर्भर होगा। इतना मुझे कहना था। बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्या कैलाश जी विधान